हेलो एवरीवन, दिस नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हम क्लास 10th का प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन पर डे थे उसका सेकंड लेक्चर। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था लगभग शायद 5 दिन पहले। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मैं लेट मतलब हूँ ये सेकेंड लेक्चर लाने में। लेकिन आप इस लेक्चर को पढ़िए, वास्तव में आप फील करोगे कि मतलब आप पढ़ रहे हो एकदम। हाँ, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी इमेजेस ऐसे ही से ऐड की है, एकदम एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। इसमें हम पूरी की पूरी मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। इसमें हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे कि फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पे डिटेल में समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप, मैं जानता हूँ शायद आप ये चैप्टर आप अपने स्कूल में या कहीं आप पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार आप पढ़िए, आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा और काफ़ी सारी अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा यार, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और उसके अलावा इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करना। देखो, सबसे पहले यहाँ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना या समतल द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ये किस प्रकार मतलब प्राप्त होता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। लेकिन गाइस, उससे पहले ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस प्रतिबिंब, यहाँ पे एक शब्द आया है तो ये पहले जान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तव में कैसे बनता है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा मैं स्लाइड में पीछे चलता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ और इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल में। देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि प्रतिच्छेदित होती हैं, मतलब क्या है कि वास्तव में प्रतिच्छेदित हो तो वहाँ रियल प्रतिबिंब, रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अगर प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं होती है, तो वहाँ जो इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो रियल नहीं बनता है, अनरियल यानी आभासी बनता है। एक तरह से वास्तविक नहीं, क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस चीज़ को हम चलिए बिल्कुल डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में यानी रियल और वर्चुअल जो इमेजेस होती हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में आप देखो कि यहाँ लिखा गया कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, इसका मतलब क्या है, तो इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। यहीं पे 1 मिनट मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे 1 मिनट, ऐसा मैंने एक फिगर ऐड किया होगा। ओके, यहाँ पे मैंने, देखिए यहाँ पे फिगर ऐड किया है। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई ए बी वस्तु है, यहाँ पे देख रहे हो, ये ए बी एक वस्तु है। ठीक है, ये वाली। ओके, मैं दूसरा ये इरेजर, 1 मिनट, ये हाइलाइटर ले लेता हूँ जिससे, ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ए बी एक वस्तु है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और ये एक दर्पण है। ये वाला क्या है, एक ये दर्पण दिया हुआ है, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे और दर्पण से टकराकर ऐसे नीचे चली जा रही है। अब देखिए, एक यहाँ प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और ये दर्पण टकराने के बाद ऐसे चली जा रही है। तो आप देख रहे हो दोनों की दोनों यहाँ पे कट कर रही हैं, दोनों की दोनों, मतलब ये जो किरणें हैं, एक जो इधर से आकर ऐसे चली गई और ये जो ऐसे आकर इस प्रकार ये चली गई, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं और ये वास्तव में कट कर रही हैं। तो यहीं पे मतलब यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। और ये प्रतिबिंब देखिए हमेशा ऐसा, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है इसको हम रियल प्रतिबिंब मतलब बोलते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के सामने बनता है, और जो इधर पीछे बने इधर, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अभी उसको भी हम देखेंगे। तो ये देखिए हमेशा ये उल्टा होता है। हमेशा क्या होता है, देखिए वस्तु इस तरह, मतलब ये देखिए यहाँ पे तीर से दर्शाएगा, मतलब तीर यहाँ ऊपर की तरफ है और यहाँ तीर नीचे की तरफ है। मतलब क्या है, यहाँ पे वस्तु मतलब उल्टी बनती है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब में। तो ही यहाँ पे लिखा भी है प्रतिच्छेदित होती हैं। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे थर्ड वही लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
ठीक है, ये थर्ड वाला भी टॉपिक आपको यहीं से क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें मतलब प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में प्रतिच्छेदित नहीं होती हैं। जैसे जैसे चलिए यहाँ पे भी हम इस इमेज मतलब इस इमेज के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक ए बी वस्तु है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ए बी एक वस्तु है। यहाँ से ये देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और टकरा कर ऐसे फिर ये वापस चली जा रही है। ठीक है, टकरा कर क्या वापस चली जा रही है, लेकिन हमें प्रतीत हो रहा है कि ये ऐसे आगे तक इधर ये आ रही है, इधर यहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये आगे आगे तक जा रही है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण ऐसे यहाँ से आ रही है और दर्पण से टकरा कर ऐसे चली जा रही है, और ये हमें मालूम है कि ये मतलब ये जो किरण है कुछ इस प्रकार इधर ये जा रही है। तो यहाँ हमें आभास हो रहा है कि यहाँ पे मतलब ये दोनों जगह टकरा रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये किरणें आकर टकरा नहीं रही है। तो अगर टकरा नहीं रही तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब आप लोग याद रखना हमेशा सीधा बनता है। हमेशा देखिए ये वस्तु यहाँ ऐसे ऊपर तीर है ना, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे तीर है, यहाँ पे मतलब वस्तु का हमेशा मतलब आभासी प्रतिबिंब में सीधा बनती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब चलो यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझ लिया प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें थी उससे। यहाँ पे सेकेंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब हर जगह आपको समझने को नहीं मिलेंगी। देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पे प्राप्त करने का क्या मतलब, ये देखिए आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं भी मतलब स्कूल में पढ़ेंगे, सिर्फ बोल देंगे कि इसे पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, बस। इसका मैं जानता हूँ आप भी ये वीडियो देख रहे हो ना, शायद आपको इसका मतलब नहीं मालूम कि ये पर्दे पे इसे मतलब प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है। अभी इसको हम एक्सपेरिमेंट कर कर समझेंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ये मोमबत्ती ले लिया है। क्या है, ये मोमबत्ती है, ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर देगी और यहाँ ये लाइट सोर्स भी अवेलेबल है। अब देखो यहाँ दो दर्पण है, देखिए ये यहाँ पे ये एक दो दर्पण है, यहाँ पे ये वाला ये क्या है आपका, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे देखिए ये वाला अवतल दर्पण है, क्लियर है। और ये देखिए ये नीचे यहाँ पे एक माउंट किया गया है, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये वाला उत्तल दर्पण है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये लाइट सोर्स यानी ये मोमबत्ती का एक तरह से यहाँ पे लाइट भी है, इधर से मतलब हमें लाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइट भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये मोमबत्ती का जो फिगर है देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ से अगर आएगा तो देखिए ये दर्पण जो अवतल दर्पण है ना, उसके कारण देखिए ये नीचे एक ये सीट रखी गई है, नीचे आप लोग देख सकते हो। एक मिनट मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये पेपर सीट रखी गई है नीचे, आप लोग ये देख सकते हो, ये सफ़ेद, इसी को हम पेपर सीट या वही एक तरह से मतलब यही पर्दा, मतलब यहाँ पे पर्दा शब्द यूज किया गया तो इसको आप पर्दा मान सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा मतलब देखिए जिसके द्वारा यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे पर्दे पे प्राप्त किया जा रहा है, और यह उत्तल दर्पण द्वारा देखिए यहाँ आगे कहीं नहीं, उसके अंदर ही मतलब इमेज बन रही है। तो यहाँ से ये मतलब इसके द्वारा यहाँ पे हम पर्दे पे मतलब इसको प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस दर्पण के द्वारा पर्दे पे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये जो मतलब ये अवतल दर्पण है ना, ये मतलब जिससे पर्दे पे प्राप्त कर लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। और ये उत्तल दर्पण या इससे पर्दे पे मतलब इमेज कहीं नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये क्या बना रहा है, ये मतलब अवास्तविक यानी आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, जो देखिए दर्पण के अंदर है, क्लियर है। तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। इस स्टेटमेंट का मतलब, एक मिनट, यहाँ जो लिखा था इस स्टेटमेंट का मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो लिखा है कि इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, और इसे पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता यानी जो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ मतलब ये वाला ना, ये वाला ये वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि इसे पर्दे पे प्राप्त कर लिया जा रहा है और ये अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। और उत्तल दर्पण के द्वारा देखिए यहाँ पे पर्दे पे प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। ऐसा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके अंदर ऐसे मतलब प्रतिबिंब दिखेगा, तो अंदर शीशे के अंदर वाला वो क्या हो जाएगा, वो आभासी हो जाएगा। तो आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब चलिए यहाँ पे हम लोग जैसे और देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए जो मतलब ये प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है ना, ये हमने यहाँ पे देखा कि वो हमेशा कैसा प्राप्त होता है। एक मिनट,
यहाँ पे हमने देखा कि आभासी प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, हमेशा क्या सीधा प्राप्त होता है। तो उसका भी एक्सपेरिमेंट यहाँ देख लेते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक लड़का है और ऐसे टाटा कर रहा है इससे, मतलब इस यहाँ एक दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, ये समतल दर्पण है एक्चुअली। तो देखिए टाटा कर रहा है, तो दर्पण में देखिए ये जो इमेज है ना सीधी है, लेकिन ये जो इमेज है पार्श्व परिवर्तित है। पार्श्व परिवर्तित कहने का मतलब कि दर्पण में उसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। तो राइट लेफ्ट दिखने का, लेफ्ट राइट दिखने का ये मतलब नहीं कि मतलब वो इमेज उल्टी होगी। इमेज उल्टा कहने का मतलब कि इसका सिर नीचे तरफ हो जाएगा और पैर ऊपर की तरफ, तब इमेज हम उल्टी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो ये आभासी मतलब प्रतिबिंब है, इसके द्वारा हम लोग का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखा गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तीनों आप लोग ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोग का टॉपिक था उस पर, ठीक है। हम लोग का टॉपिक था समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, या समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। अब समतल दर्पण क्या होता है, तो देखिए समतल दर्पण मतलब ऐसे एकदम सीधा सपाट मतलब दर्पण, ठीक है। इसका शायद मैं इमेज देखता हूँ, अगर ऐड किया हूँ तो 1 मिनट। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड किया है, आप ये वाला ये शीशा देख रहे हो, ये वाला शायद ये शीशा आपके घरों में भी प्राप्त मतलब ऐसे होता है, जैसे एकदम जो सपाट होता है, या आप जो सैलून में जाते हो, ठीक है, सैलून में आप मतलब बाल ओल कटवाने, तो आप देखते हो आपके सामने एकदम सपाट सीधा मतलब शीशा लगा होता है। वही क्या होता है समतल दर्पण, मतलब न तो कोई मतलब ऐसे वो मुड़ा उड़ा नहीं होता, एकदम ऐसे मतलब सीधा होता है, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं, जैसे इसमें आपको इमेज में दिख रहा है। तो इसके द्वारा बनने वाले, चलिए थोड़े हम प्रतिबिंब को समझ लेते हैं कि कैसे इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है। आभासी और सीधा होता है कैसे, तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए ये वाला एक समतल दर्पण यहाँ पे ये रखा गया, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, देखो यहाँ पे हम लोग की ये ए बी यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ए बी क्या है, एक वस्तु है। मैं दूसरा थोड़ा कलर ले लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए ये कलर नहीं, ये तो है ही, मैं रेड ले लेता हूँ, ओके। ये हम लोग की वस्तु है। देखिए इधर वस्तु से चलने वाला प्रकाश ऐसे आ रहा है और दर्पण से टकरा कर ऐसे वापस चला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी एक ऐसे प्रकाश आ रहा है, सीधे यहाँ दर्पण से टकरा कर ऐसे ऐसे नीचे की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो भाई हम लोग का इमेज बनेगा नहीं, क्योंकि दोनों मतलब जब दो हम लोग की परिवर्तित करें एक दूसरे को काटती है तभी इमेज बनता है। अभी हमने इस चीज़ को पीछे देखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम मतलब इसको आगे मतलब ऐसे देखेंगे, तो ये आगे ऐसे यहाँ पे आकर मिलता हुआ प्रतीत होगा, और इस प्रकाश की किरणों को ऐसे हम आगे देखेंगे तो यहाँ आकर मिलता हुआ यहाँ पे प्रतीत होगा। यानी मतलब जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का देखिए यहाँ पे ये बनेगा। और देखिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी देखिए ए बी, ये सीधा बिल्कुल प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो वही यहाँ पे आभासी एवं सीधा होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंट के बेस्ट पे, यहाँ एक ये समतल दर्पण देखिए है, और यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे मोमबत्ती रखी गई है, और देखिए मोमबत्ती का सीधा सीधा इसमें ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब देखिए आप भी समतल दर्पण के आगे खड़ा होंगे तो आप भी एकदम सीधे बनेंगे, मतलब कहने का मतलब सीधे करने का मतलब आपकी ये जो सिर रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब कि आपका सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। जैसे यहाँ मोमबत्ती में भी आप लोग देख सकते हो, इसका जो ये नीचे वाला तली है, यहाँ नीचे वाला तली है, ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पे भी ऊपर वाला भाग है दोनों का, तो ये प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा है, इसको हम उल्टा नहीं बोलेंगे। उल्टा का मतलब कि ये जो यहाँ वाला जो मतलब ये फ्लेम है वो यहाँ पे ऐसे नीचे हो जाए इसमें, तो तब हम बोलेंगे कि उल्टा प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब है। तो वही यहाँ पे आभासी एवं सीधा होता है, इसका हमने मतलब प्रूव कर दिया। सेकंड इसमें क्या स्टेटमेंट कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ जो मतलब प्रतिबिंब का ये जो आकार है जो आपका दर्पण में दिख रहा है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो इस वस्तु के आकार के बराबर होता है। जी हाँ गाइस, देखिए यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट के मतलब हिसाब से देख सकते हैं, सेम देखिए उसी के बराबर यहाँ भी ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये केवल समतल दर्पण में, अलग अलग दर्पणों में इस मतलब ये अलग अलग इमेजेस बनती है, किसी में बड़ा बनेंगे किसी में छोटा बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ समतल दर्पण में एकदम समान
आकार की जितनी वस्तु है उतनी मतलब आकार की उसकी इमेज बनती है, मतलब दर्पण के अंदर, यानी एक तरह से बोल सकते हैं आभासी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है, ये तो हो ही गया, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये तो हो ही गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, ये भी सही बात है। समतल दर्पण में देखो, समतल दर्पण में होता क्या है कि जैसे आप लोग के घरों में वो ड्रेसिंग वाला, ठीक है, या समतल दर्पण होगा, या आप कभी जाइएगा दुकान वुकान में बाल उल कटवाने, तो वहाँ देखिएगा अगर कोई मतलब कोई वस्तु इससे मतलब ऐसे पास रखी हुई है उस मतलब दर्पण के, तो दर्पण में भी दिखाई दे कि वो मतलब आप ऐसे देखोगे ना कि यहाँ से 2-3 बित्ते की दूरी हो सकती है, तो इमेज भी अंदर मतलब आपको ऐसा महसूस होगा ना कि दर्पण के अंदर मतलब अंदर 2-3 बित्ते पे है। अगर आप बहुत दूर हो, लाइक मतलब 2-3 मीटर दूर हो आप, तो आपको मतलब दर्पण में आपका प्रतिबिंब 2-3 मीटर दूर ही दिखाई देगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ जो मोमबत्ती है, यहाँ पे दर्शाएगा कि इसकी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक दर्पण से, वो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको मतलब दिखाई दे रहा 9.5 है, 9.5 सेंटीमीटर मान लीजिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये अंदर देखिए यहाँ तक की ये दूरी होगी अंदर जो मतलब शीशे के अंदर, वो भी 9.5 ही होगी। तो ये समतल दर्पण में ऐसा ही होता है, मतलब जैसे ये समतल दर्पण है, अगर वस्तु यहाँ सामने स्थित है, इसके बीच की दूरी मतलब 1 मीटर है, तो इधर अंदर 1 मीटर पे भी उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये समतल दर्पण में ऐसा है। यहाँ पे हमने इस चीज़ को प्रूव भी एक तरह से कर लिया। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित कहने का मतलब क्या कि बाएं का दाएं, दाएं का बाएं दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, ओके, यहाँ पे देखिए पार्श्व परिवर्तित होता है समतल दर्पण में। ये चूंकि ये देखिए एकदम प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर मतलब वही समतल दर्पण है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो ये इमेज बन रही है ये पार्श्व परिवर्तित है। जैसे ये इमेज है यहाँ पे इसकी बन रही है, तो इसको उल्टी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उल्टा इमेज करने का मतलब सर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए, तो ये उल्टा नहीं है, लेकिन पार्श्व परिवर्तित है। पार्श्व परिवर्तित करने का मतलब कि देखिए इसका जो मतलब सीधा हाथ है उल्टा दिखाई देगा और उल्टा हाथ सीधा दिखाई देगा इमेज में। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो आई होप आप लोग ये भी जो इसका स्टेटमेंट था, 1 मिनट, ये वाला, ओके, ये प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, इससे भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समतल दर्पण की सारी चीज़ें समझ गए। यहाँ तक समतल दर्पण में ये इतनी चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिबिंब मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतने ही दूरी बनता है जितने दूरी पर मतलब वस्तु होती है। ठीक है, और चौथा, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। क्लियर? तो ये समतल दर्पण की ये 4 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और इस पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये मोमबत्ती का उदाहरण लेकर हमने समझा, इसका भी उदाहरण लेकर समझा। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने एक इमेज मतलब वही उल्टी वाली मतलब ऐड की थी। जैसे ये एक व्यक्ति यहाँ पे देखिए, ये खड़ा है एक व्यक्ति, तो इसका इमेज अगर दर्पण में इस प्रकार बने तब हम कहेंगे कि मतलब उल्टी मतलब उसका प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा उसका चित्र बन रहा है। ठीक है, अगर ये और वहीं पे देखिए ये वाला इमेज, इसमें सर ऊपर है लेकिन इसमें इसका देखिए सर यहाँ पे नीचे है, तो ये इसको बोलेंगे ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, बल्कि ये नहीं, क्योंकि इसमें देखिए भले ही ये बायां हाथ दायां, दायां हाथ बायां ऐसे दिखे, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो पार्श्व परिवर्तित इसको बोलते हैं। ठीक है, उल्टे होने का मतलब कि सर नीचे हो जाए। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए हम थोड़ा गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण होता है। क्या है कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण होता है। और ये नीचे लिखा है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं बताता हूँ कि ये दर्पण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनते कैसे हैं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक मिनट गोला ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मैंने ये सर्किल ले लिया। अब देखिए इस सर्किल को अगर मैं बीचों बीच काट देता हूँ, ठीक है, इस सर्किल को ऐसे मैं मान लीजिए ऐसे बीचों बीच काट दिया, तो बीचों बीच काटने के बाद देखिए इसका 2 भाग हो गया। एक ये पहले वाले भाग को मैं ए नाम देता हूँ इस, और ये दूसरे वाले भाग को बी नाम देता हूँ। अगर इन दोनों को मैं अलग करूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार इमेज प्राप्त होगी।
ये हो गया हम लोग का कुछ इस प्रकार। ये फर्स्ट वाला चलिए मुझसे अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ये मान लीजिए फर्स्ट वाला ए वाला हो गया और ये बी वाला कुछ इस प्रकार हो गया। ठीक है, बी वाला क्या हो गया, कुछ इस प्रकार हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, इसको हम क्या करेंगे कि जब इसको हम कलई कर देते हैं, कलई करने का मतलब कि प्रकाश का परावर्तन करने के लिए एक तरफ से इसको कलई कर देते हैं, मतलब रंग देते हैं एक तरफ से, समझ लीजिए। तो अगर इसको हम इससे बाहर से मतलब ये उभरे वाले तल से रंग देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। और जब इसको अंदर मतलब इस दबे हुए तल से रंग देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम दबे हुए तल से इसको रंग देते हैं, इसका मतलब कि प्रकाश का परिवर्तन जो होगा इस साइड से होगा, ऐसे प्रकाश आएगा, इस साइड से इस पर टकरा कर ऐसे चला जाएगा। मतलब जहाँ पे ठीक है प्रकाश का परिवर्तन ऐसे उभरे हुए तल से हो, उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। उभरा हुआ मतलब उत्तल दर्पण, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्लियर है। और जहाँ प्रकाश का परिवर्तन, देखिए अब हमने उभरे हुए तल पे हमने कलई कर दिए, तो इधर से प्रकाश का परिवर्तन होगा, यानी प्रकाश इधर से आएगा, टकरा कर ऐसे चला जाएगा। तो इस दर्पण को हम बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, इस दर्पण को अवतल दर्पण। ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दर्पण का, चलिए यहाँ अभी इतना ही रहने देते हैं, आगे हम आएंगे तो मतलब कुछ चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसके ये पीछे इधर देखिए, इधर कलई की हुई है, और इसमें देखिए ये अंदर कलई किया हुआ है। अंदर कलई करने का मतलब कि अंदर से दबे हुए भाग से यहाँ पेंट कर दिया गया है और यहाँ उभरे हुए भाग पे पेंट कर दिया गया है। तो ये कौन सा दर्पण है आप बता सकते हो। इसमें देखिए इसके ये मतलब उभरे हुए भाग से मतलब प्रकाश का परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ पे कोई मतलब प्रकाश आएगा और ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो ये कौन सा दर्पण है। और इसमें देखिए ऐसे प्रकाश आएगा और ऐसे कुछ चला जाएगा। तो देखिए यहाँ दबे हुए तल से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, तो दबे हुए तल से मतलब ये देखिए यहाँ से हो रहा है, तो इसको दबे हुए तल मतलब एक तरह से समझ लीजिए अवतल इसको बोल सकते हैं। और यहाँ उभरे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए ये वास्तव में कुछ इस प्रकार के होते हैं। इनका रियल में अगर इमेज दिखाऊं तो देखिए यहाँ देखिए, ये अगर इस फिगर और ये दोनों फिगर को आप लोग देखते हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये तल दबा हुआ है और यहाँ पे ये देखिए आगे वाला तल उभरा हुआ है। अब देखो आप कहोगे कि मतलब पीछे, इसके पीछे वाला तो मतलब उठा ही होगा, या इसके ये दबा हुआ है तो पीछे उठा होगा। तो हम इसको मतलब किधर से कलई करेंगे, मतलब जिस दर्पण, अगर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, जिस दर्पण की तरह यूज करना है हमें, मतलब उसके हिसाब से हम कलई कर देंगे। मान लो हमें इसके मतलब इससे हमें उत्तल दर्पण की तरह यूज करना है, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो इसके दबे हुए भाग में हम क्या करेंगे, ऐसे मतलब पेंट कर देंगे। कलई करने का मतलब कि पेंट करना, एक तरह से समझ जाइए। तो इधर इसके दबे हुए मतलब उभरे हुए भाग से इसका प्रकाश का परिवर्तन होने लगेगा, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, और वही अगर हम उभरे हुए भाग में कलई कर दे और इस यहाँ मतलब दबे हुए भाग को छोड़ दे, तो दबे हुए भाग से हम लोग का प्रकाश का परिवर्तन हो लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग का अवतल दर्पण हो जाएगा। तो हम रिक्वायरमेंट के अनुसार कलई कर देते हैं, मतलब उभरे हुए भाग पे या दबे हुए भाग पे, एक तरह से समझ जाइए। तो आई होप आप लोग को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण क्यों मतलब कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये खोखले गोले के भाग होते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो मैंने गोला लिया था, एक प्रकार से ये एक कांच का खोखला गोला था, कांच का खोखला गोला था। जब इसको बीचों बीच काट कर दो भागों में किया गया, तो देखिए कुछ इस प्रकार मतलब प्राप्त हुए, मतलब इसके पार्ट, और इनको कलई करके हम लोग क्या बना दिए कि अवतल और उत्तल दर्पण बना दिए। तो अवतल और उत्तल दर्पण क्या होते हैं, एक खोखले गोले का भाग होते हैं। ठीक है, बस यहाँ इतना समझिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हैं। गोलीय दर्पण यानी वही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। ठीक है, चलिए कुछ शब्द हैं, इसमें हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अगर मैं पूछूं कि आप बताओ ये जो ये दिया हुआ है ये दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, तो आप बता सकते हो क्या। बिल्कुल आप बता सकते हो। आप कह सकते हो कि देखो यहाँ इसके उभरे हुए भाग पर इधर ऊपर की तरफ यहाँ कलई की गई है, मतलब पेंट किया गया है, और यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन ऊपर किया गया है, तो प्रकाश का परिवर्तन इधर दबे हुए तल से होगा। और प्रकाश का परिवर्तन अगर दबे हुए तल से हो रहा है इसमें से, तो यह एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि क्या है, यह एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही दबे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है, और उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है, यानी इधर से होता है, तो कलई इधर से करना पड़ेगा हम लोग का, किसमें,
उत्तल दर्पण में। तो ये हम लोग का ये जो अभी फिगर दिया हुआ है स्क्रीन पे, यह कौन सा है, अवतल दर्पण का है, बस यहाँ ये समझिए। अब चलिए इसमें हम मतलब कुछ प्रयुक्त होने वाले शब्द मतलब सामान्य से शब्द है उनको हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये हम लोग का जो दर्पण है यहाँ पे, ये वाला जो दर्पण है, इसके देखिए मेन यहाँ केंद्र, यहाँ पे केंद्र जो है इसका मतलब बीच वाला एकदम बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, एक मतलब मुख्य बिंदु एक तरह से बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मुख्य बिंदु या ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये वाला पॉइंट जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण का ध्रुव होता है। यानी एक तरह से बोले तो ये दर्पण का एकदम बीच वाला बिंदु, केंद्र वाला बिंदु। ठीक है, तो आप ध्रुव को समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या था, यहाँ पे हम लोग का ध्रुव था। अब देखिए ध्रुव को छूती हुई दर्पण के ऐसे बीचों बीच जाने वाली जो ये रेखा होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी ये वाली जो रेखा गई है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे शायद मुख्य अक्ष होगा, देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधे रेखा को अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। यानी देखिए यहाँ पे ये दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पे पी, तो इस पे ये क्या है, ऐसे अभिलंब है। ठीक है, और यह वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे ये सी है। आगे इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो चलिए वक्रता केंद्र ही आ गया। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। अब देखिए यहाँ थोड़ी समझने वाली चीज़ है, फिर मैं उस फिगर पे चलता हूँ पीछे वाले पे। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट, तभी समझने में फिर मज़ा आएगा। हमें क्या समझना है, यहाँ पे देखिए हमें समझना है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। यहाँ पे हमें समझना है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो चलिए हम लोग इस फिगर के माध्यम से वक्रता केंद्र समझते हैं। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है कि ये जो गोलीय दर्पण होता है, ये जो गोलीय दर्पण हम लोग का होता है, हम जिससे काट कर निकाले होते हैं, मतलब ये दो हम लोग के जो मतलब दर्पण, तो इसका जो ये केंद्र होता है ना, वही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ। जैसे हमने इसको बीचों बीच ऐसे काटा तो हमें 2 दर्पण प्राप्त हुए, एक ये वाला और ये कुछ एक ये वाला। अगर हम इसको अंदर से कलई कर देते हैं, इसको हमने अंदर से कलई कर दिया तो इसके बाहर से प्रकाश का परावर्तन होने लगा। तो ये कौन सा दर्पण हुआ भाई, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए इसके अंदर से अगर हम लोग कलई कर देते हैं, सॉरी अंदर से तो हमने यहाँ कलई कर ही दिया, 1 मिनट, बाहर से हमें कलई करना पड़ेगा। तो ये हम लोग बाहर से कलई करते हैं, बाहर से पेंट कर देते हैं। तो बाहर से पेंट करेंगे तो इसके अंदर से प्रकाश का परावर्तन होने लगे, यानी दबे हुए भाग से, और जहाँ दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल, सॉरी ये त है और ये ल, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देखिए इसका इसका मतलब वक्रता केंद्र क्या होगा। तो देखिए हमने यही पढ़ा है कि गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा। तो देखिए ये जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होते हैं, जिस गोलीय खोखले गोले का भाग होते हैं उसका जो केंद्र होता है, उसके केंद्र को ही इस उत्तल या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने इसको काट कर निकाला तो यहाँ पे ये वाला भाग कुछ अलग हो गया, तो यहाँ पे केंद्र है, यानी यहाँ पे केंद्र होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे केंद्र होगा किसका, इसका, उत्तल दर्पण का, यहाँ पे हम लोग का केंद्र हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका केंद्र कहाँ होगा, तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा। यहाँ पे समझ गए आप, क्यों, क्योंकि तब इन दोनों को हम मिलाएंगे तभी तो यहाँ आकर ये दोनों, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं फिगर को, तो देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इन दोनों फिगर को मिलाते हैं तो ये दोनों केंद्र आकर, इसका वाला ये केंद्र यहाँ पे और इसका केंद्र आकर यहाँ पे ये गोलीय दर्पण में मिल जाएंगे, यानी ये गोलीय दर्पण का ये रूप ले लेंगे। तो ये गोलीय दर्पण से मतलब जो जिस गोलीय दर्पण से ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण प्राप्त किए जाते हैं ना, उसका जो ये केंद्र होता है, ये वाला केंद्र जो यहाँ पे है, इसी को हम इस उत्तल या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वहीं पे देखिए वही यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है, 1 मिनट। यहाँ देखिए वक्रता केंद्र का गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, वही गोला जो अभी हमने समझा
इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र मतलब इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, यह सी से निरूपित किया जाता है। बस इतना आपको समझना है। आप डेफिनेशन ऐसे आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, बस आप समझ लीजिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो इस फिगर में हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पे ये दर्पण है हम लोग का, ये क्या है, दर्पण है हम लोग का। और यहाँ देखिए ये यहाँ से ये हम लोग के क्या है, ये वक्रता केंद्र है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। और ये हाई ये वाला ले लेता हूँ। देखो ये हम लोग का क्या है, ये दर्पण है। तो दर्पण से मान लीजिए इतने इधर ये दूरी पे देख लीजिए, यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है जिसको हमने यहाँ पे सी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग का वक्रता केंद्र है यहाँ पे ये, लेकिन वक्रता त्रिज्या क्या है, तो दर्पण के ध्रुव यानी पोल से और वक्रता केंद्र की ये जो बीच की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये तो यहाँ पे वक्रता केंद्र है और ये पोल और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है उसी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आई होप यहाँ वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी एक प्रकार से वही हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो जो हमने गोलीय दर्पण ऐसे मतलब काट कर निकाला था, जहाँ से ऐसे आधा आधा हमने काट कर निकाला था ना। 1 मिनट में ये दूसरी पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट। जैसे यहाँ से हमने काट कर ऐसे निकाला था, तो देखिए ये बीच में इसकी त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या थी और यहाँ से इस दर्पण की, इधर वाला एक दर्पण हम लोग का था और इधर वाला एक दर्पण। तो ये दोनों मतलब जो त्रिज्याएँ हैं ये क्या है, इस गोलीय मतलब गोलीय ये जो हम लोग का गोलीय मतलब जो शीशे का एक तरह से भाग था उसी की क्या थी, त्रिज्या थी। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सामान्य इसकी डिफिनेशन ऐसे आप लोग याद कर सकते हो और इसे देखिए कैपिटल आर से निरूपित करते हैं वक्रता त्रिज्या को। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से और यहाँ के तक के जो बीच की दूरी है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इस चीज़ को मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें इधर से आती हैं तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फोकस से होकर गुजर रहा है, तो इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन भी देख सकते हैं मुख्य फोकस का कि क्या है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। वही चीज़ है यहाँ पे, 1 मिनट, वही चीज़ है यहाँ पे। अगर समांतर किरण है तो यहाँ से मतलब ऐसे चली जाएगी तो यहाँ पे मुख्य अक्ष पर जहाँ से ये जाकर गुजरेगी उसको कैपिटल एफ यानी मुख्य फोकस, उसी को हम लोग बोलेंगे। तो आई होप यहाँ आप लोग को मुख्य फोकस भी क्लियर हो गया होगा कि मुख्य फोकस क्या होता है। बाकी यहाँ पे चीज़ों को मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद हम समझ लेते हैं फोकस दूरी के बारे में कि ये फोकस दूरी क्या होती है। देखिए दर्पण के पोल से यानी ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की ये जो दूरी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और ये वक्रता त्रिज्या को यानी पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी एक दोनों में रिलेशन आता है, वो रिलेशन क्या आता है, देखिए उस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ी कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो ये वक्रता केंद्र होता है ये दोगुने दूरी पे स्थित होता है ये मुख्य फोकस से। यानी हम एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो वक्रता त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मतलब यहाँ तक की दूरी, ठीक है, वो ये फोकस की मतलब फोकस दूरी जो होती है यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, इस दूरी की आधी होती है। या एक तरह से बोल सकते हैं ये दूरी हम लोग की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनकर आता है। फार्मूला बनकर क्या आता है, देखिए फार्मूला बनकर हम लोग का आता है कि F इक्वल टू या 2F इक्वल टू R, ऐसे ये फार्मूला एक बनकर आता है। मतलब जो R क्या है, R हम लोग की वक्रता त्रिज्या है
वक्रता त्रिज्या। अगर फिगर में देखने की बात करें तो यहाँ थोड़ा इरेज कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वक्रता त्रिज्या क्या है। देखिए ये दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, और यहाँ तक के वक्रता केंद्र तक के बीच की जो दूरी है यही क्या है, वक्रता त्रिज्या है, जिसको यहाँ पे देखिए कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। तो यही वक्रता त्रिज्या है। ये क्या होती है, दो गुनी होती है। किसके, ये फोकस दूरी के, यानी जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है इसकी ये दो गुनी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी होती है। तो ही यहाँ पे लिखा गया है कि जो यहाँ पे आर होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ पे जो आर होता है, एक मिनट, यहाँ पे जो ये आर होता है वो 2f के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा कि 2f इक्वल टू आर, या यहाँ से हम आर इक्वल टू, एक मिनट दूसरा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से हम लोग का एक मतलब यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो f इक्वल टू r/2 ये भी हम बोल सकते हैं, ये हम लोग का फार्मूला बन जाता है। यानी फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता मतलब वक्रता जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखेगा, f इक्वल टू r/2, या यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 2f इक्वल टू आर, यानी दोनों से ही मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मतलब ये वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, चूँकि इसको हम मतलब प्रूव भी किया जाता है इसको, लेकिन आप 12वीं कक्षा में इसको प्रूव करना सीखेंगे। यहाँ आप केवल ये फार्मूला याद रख लीजिए कि f इक्वल टू r/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और हम लोग यहाँ पे मुख्य फोकस और फोकस दूरी के भी बारे में समझ गए। यहाँ फोकस दूरी के भी बारे में समझ गए। देखिए फोकस दूरी को कैपिटल एफ से डिनोट किया है, लेकिन ये गलत है, स्मॉल एफ से फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये द्वारक क्या होता है, इस द्वारक को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे द्वारक में कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो गोलीय दर्पण ऐसे यह दिया हुआ है ना, ये जो गोलीय दर्पण, एक मिनट ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये जो हम लोग का ये गोलीय दर्पण ऐसे ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके देखिए ये दोनों ये देखिए दोनों एक्सिस ये जो है इनको ये ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो mn है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस mn को ही हम बोलते हैं द्वारक। बस यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बस चीज़ें, मेन हम लोग को ये समझना था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मेन इसमें यही चीज़ है बस। ठीक है, तो ये द्वारक होता है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। और ये हम लोग का ये मुख्य एक्सिस होता है जो बीचों बीच जाता है। यहाँ पे जो केंद्र होता है दर्पण मतलब पूरे दर्पण का, ये पोल होता है, ये तो हम पीछे अभी देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार हमने ये सारी चीज़ें मतलब आगे जो जो चीज़ें यूज होंगी उसको एकदम डिटेल में हमने बिल्कुल समझ लिया अच्छे से। अब आगे हम लोग आने वाले मतलब लेक्चर में यही हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं ना, किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल में बिल्कुल समझेंगे। उसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम हल करेंगे अवतल और उत्तल दर्पण से रिलेटेड। उसके बाद हम प्रकाश का जो अपवर्तन है उससे स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम लोग लेंस मतलब लेंस के बारे में पढ़ेंगे, अवतल लेंस उत्तल लेंस के बारे में। यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए ये एक दर्पण है ना, मान लीजिए ये एक दर्पण है, एक मिनट में दूसरी पेन ले लेता हूँ। मान लीजिए यह एक दर्पण है, ठीक है, यह एक क्या है, दर्पण है। तो दर्पण में हो सकता है यहाँ पे सी हो यानी वक्रता केंद्र हो, यहाँ पे मतलब मुख्य फोकस हो। तो देखिए मुख्य फोकस, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जिसको फोकस दूरी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या में कैपिटल आर और ये फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ में क्या संबंध होता है, तो होता है एफ इक्वल टू r/2, यानी जो ये फोकस दूरी होती है ना वो आधी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। तो ये तो अभी हमने चीज़ें समझी। तो एक मिनट इन चीज़ों को मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैं जो चीज़ें समझाना चाहता था उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ही है, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति या कोई वस्तु है AB, ठीक है, अगर इसका प्रतिबिंब मान लीजिए, ठीक है, यहाँ कहीं पीछे बन रहा है, ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनने का मतलब प्रतिबिंब आभासी होगा, इस चीज़ को तो हमने समझ लिया। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग क्या इस मतलब इस दर्पण से या ये वस्तु के
मतलब ये वस्तु की जो दूरी होगी ना उसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। दर्पण से मतलब वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से, और दर्पण से जो ये मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ तक के लिए केवल याद रखिएगा। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कब इनका चिन्ह मतलब पॉजिटिव लेंगे हम लोग, कब निगेटिव लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आप केवल ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी सारी चीज़ें समझी। ठीक है, बहुत सारे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे बहुत सारी ये चीज़ें भी हम लोगों ने सब समझा। ठीक है, ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी मतलब आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा इस लेक्चर में। बाकी आप पिछले लेक्चर में देखिए हमने काफ़ी डिटेल में और भी सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल एक्सपेरिमेंट बेस पे हम लोग समझे थे। तो अगर अभी तक अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर यार देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसका अगला लेक्चर में हो सकता है आप लोग का ये मतलब प्रकाश का परिवर्तन वाला टॉपिक समाप्त हो जाए, यानी आधा आपका चैप्टर समाप्त हो जाए। उसके बाद एक अगले वीडियो में हम बहुत सारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेंगे। उसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन यानी स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी ये मतलब एक तरह से बोले तो 8 से 10 मतलब ये चूँकि आपका चैप्टर बड़ा है, क्योंकि पहले ये 2 चैप्टर में हुआ करता था, अब इसको जोड़कर एक चैप्टर बना दिया। तो हो सकता है 8 से 10 लेक्चर में मतलब न्यूमेरिकल सहित मैं आप लोग का ये अध्याय समाप्त कर दूंगा। और उसके बाद मतलब प्रश्नावली में कुछ सवाल होंगे तो वो तो आप लोग इसको पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आप सॉल्व भी कर लोगे। बाकी मैं एक दो वीडियो में उसको भी सॉल्व करा दूंगा जो एनसीईआरटी का मतलब पीछे दिया होता है बुक में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को यार शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यार इतने मेहनत से ये वीडियो बनती है ना, काफ़ी इसमें मेहनत लगता है। ठीक है, देखो पढ़ाने में तो कोई मेहनत नहीं है, लेकिन सब ये जो सिस्टम है ना इसको बनाने में काफ़ी काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।